है लगातार जारी है, काफी अहम ये फेज है, डिसाइडिंग फैक्टर है कि अब जो है इस रेस में कौन आगे होगा वो देखने वाली बात है। आज आखिरी मरहले में, आखिरी फेज में बिहार में वोटिंग होनी है और जिस तरह से हमने पहले फेज में देखा था कि कहीं ना कहीं लग रहा था पहले फेज में कि महागठबंधन हो सकता है, उसको एक एज मिल रहा है। दूसरे फेज में आते आते लगा कि कांटे का जो मुकाबला है, क्योंकि दूसरे फेज में बीजेपी के जो मजबूत बेस है वहां पर वोटिंग होनी थी। लेकिन अब जो ये तीसरा फेज है ये काफी अहम है, डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि आखिर बिहार में कौन जीतेगा। और वोटिंग का अमल जो है जारी है, सुबह 7 बजे से ही लोग जो है अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और इस बार जो है जिस तरह से बिहार में देखा जाता है कि कास्ट की बुनियाद पर अक्सर वोट डाले जाते हैं, लेकिन इस बार मुद्दे अलग दिखे। इस बार जो है सिर्फ कास्ट एक फैक्टर नहीं रहा, सिवाय कास्ट के जो कि अनएम्प्लॉयमेंट एक काफी बड़ा मुद्दा रहा। तेजस्वी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी रैलियां जो है की और इस वजह से उनके पास क्राउड भी काफी जमा हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के अगर बात की जाए तो पूरे मुल्क में ही जहां हम देख रहे हैं कि 6% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी नेशनल एवरेज से ज्यादा बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट है। इस वजह से ये फैक्टर जो है काफी अहम रहा इस बार के इलेक्शंस में। और यही वजह है कि हमने देखा पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है वो इस मुद्दे को लेकर सामने आए। तेजस्वी ने इस मुद्दे को काफी ज्यादा अहम माना, अपनी रैलियों में इस मुद्दे को पूरी तरीके से कैश करने की कोशिश की गई। 10 लाख नौकरियां जो है उनका वादा किया तेजस्वी ने। और यूथ इस तरफ काफी ज्यादा रागिब हुई। यूथ जो है बिहार की वो भी चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो बिहार में इशू है उसको एड्रेस किया जाए। तो जिस तरह से बिहार में पहले सियासत सिर्फ कास्ट के नाम पर होती थी, लेकिन इस बार के मुद्दे अलग दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोरोना वबा के दौरान बिहार में वोटिंग का अमल जारी है। कटिहार में 4 मॉडल बूथ बनाए गए हैं जिसमें कोरोना से बचने के लिए पैगाम देने की कोशिश की गई है। ऐसे एक बूथ पर फर्स्ट टाइम वोटर से हमारे कटिहार नुमाइंदे ने बात की, आइए देखते हैं। कटिहार में मतदान इस बार इस मामले में भी खास है क्योंकि विश्व के 45 देश जो कोविड के दौरान जो चुनाव की व्यवस्था किया गया है उस बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ कटिहार ये जो बूथ है नगर सरकार भवन में ये बूथ बना है और ये कोविड मॉडल बूथ बना है। इसके साथ फर्स्ट टाइम वोटर है और फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। किस मुद्दे पर वोट और इस मतदान केंद्र से कितना प्रभावित है, आइए बात करते हैं। किन मुद्दों पर मतदान करने आए, फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और मेनली इम्प्रूवमेंट को लेके हम लोग वोटिंग करने आए हैं। इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं हम अपने बिहार में, ताकि अगली बार बिहार का भी कंडीशन सही नहीं है और चाह रहे हैं कि अभी जो नई गवर्नमेंट आई वो इम्प्रूव करे हमारे बिहार को। हाँ, पहले तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव बूथ है। इसमें कई सारे साइंस लगे हुए हैं कि हाँ 2 फीट डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और हमें इन सब चीज़ों का फॉलो करते हुए हमें वोट देना चाहिए, क्योंकि अभी भी वी आर स्टिल फाइटिंग कोविड-19, तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम के साथ हमें वोटिंग देना चाहिए। क्या है? आयुषी मिश्रा। तो निश्चित तौर पर ये आयुषी थी और बता रही थी हम लोग को कोविड को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो व्यवस्था किया गया उस व्यवस्था से भी काफ़ी प्रभावित है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो नाजरीन, आपको बता दें कि बिहार में तीसरे फेज में वोटिंग जारी है, डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। ऐसे में जिस तरह से हमने देखा कि तमाम तर सियासी पार्टियों ने जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की। जहां हमने देखा कि आरजेडी तेजस्वी ने जिस तरह से लोगों का जो एक बड़ा क्राउड है उनकी रैलियों में दिखाई दिया और उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का इशू उठाया। वहीं हमने देखा कि बीजेपी ने जिस तरह से रैलियां की उसमें जो जंगल राज था उसका मुद्दा ज्यादा उठाया गया, जंगल राज के बारे में ज्यादा बात हुई, यानी कि 15 साल पहले बिहार कैसा था उस पर ज्यादा बात हुई। वहीं हमने देखा जेडीयू भी जो था अपनी रैलियों में जेडीयू ने जिस तरह से आरजेडी को अटैक किया और पर्सनल कमेंट्स भी किए गए।
अररिया के जोकीहाट असेंबली सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। यहां तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे आमने सामने हैं। एक आरजेडी तो दूसरा एमआईएम के टिकट पर चुनावी अखाड़े में है। सिसोना गांव के बूथ नंबर 110 का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। विधानसभा क्षेत्र में तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र का सिसोना है। सिसोना वह गांव है जो तस्लीमुद्दीन का पैतृक गांव है और सबसे खास बात यहां पर यह है कि तस्लीमुद्दीन के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे आमने सामने की दोनों बेटों में टक्कर है। राजद से सरफराज आलम और ओवैसी की पार्टी से तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शहनवाज आलम के बीच सीधी टक्कर है। और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो कोरोना का जो पालन है यहाँ पर किया जा रहा है मतदाताओं द्वारा, और यहाँ के मतदाताओं से ही जानते हैं कि क्या मुद्दा रहेगा और वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुश्ताक। क्या मन में है, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? क्या बताएंगे, बोलिए। बनाएंगे। हाँ, सरकार बनाएंगे। हाँ, सरकार बनाना है। जी, इधर सरकार बढ़िया बनेगा उधर डाल देंगे वोट। अच्छा, जिधर सरकार बनेगा बढ़िया उधर। जी जी। और यहाँ की जो समस्या है जोकीहाट की, और मुख्य समस्या क्या है बाढ़ को लेकर? बाढ़ में तो बहुत क्षति हुई है। बाढ़ में तो कोई निर्णय दिया नहीं पब्लिक को। साफ तौर पर जो मतदाता हैं यहाँ के, उनका कहना है कि सरकार जो भी हो वो विकास करे। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। तो नाजरीन, जिस तरह से आज जो है तीसरे फेज की पोलिंग हो रही है बिहार में, काफ़ी अहम है ये तीसरा फेज, और इससे डिसाइड होगा कि कौन जो है बिहार में बाजी मारता है। जिस तरह से इन तीनों फेजेस में तमाम तर पार्टियों ने कैंपेनिंग की, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तमाम तर पार्टियों ने ही, और खास तौर से अगर हम देखें जो तीन बड़ी पार्टियां यहाँ पर आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है, उसमें अगर जेडीयू का देखें तो सबसे कम जोश से भरा जो कैंपेनिंग थी, जो रैलीज थी, वो जेडीयू की थी। कहीं ना कहीं क्योंकि जेडीयू को भी शायद पता है कि उनके खिलाफ लोगों में, नीतीश के खिलाफ लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा है, और एक तरह से उनके खिलाफ जिस तरह से वेव बिहार में चल रही है, हो सकता है इस वजह से भी जो है रैलियों में उतना जोश दिखाई नहीं दिया। वहीं पर बीजेपी जो है मोदी यानी कि वजीर आजम के नाम पर यहाँ पर वोट मांगती हुई दिखाई दी। वजीर आजम ने यहाँ पर रैलियां की और बड़े पैमाने पर रैलियां हुई। आरजेडी में जो एक स्टार फेस की तरह सामने आए, जो कि एक महीना पहले नहीं समझा जा रहा था कि तेजस्वी इतना बड़ा स्टार बनकर या इतना बड़ा पॉलिटिकल फेस बनकर सामने आ सकते हैं, लेकिन एक महीने बाद अब जिस तरह का सिनेरियो है बिहार में, वहां पर तेजस्वी एक बड़ा नाम बनकर सामने आए हैं। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, आज जो है तीसरे फेज की वोटिंग हो रही है, कितना अहम ये जो तीसरा फेज है इसको समझा जा रहा है, और किस तरह से ये डिसाइड करेगा कि कौन बाजी मारता है? देखिए मुनज्जा, ये तीसरा और आखिरी मरहला तमाम सियासी पार्टियों के लिए काफ़ी अहम इंतखाब है, और यही तीसरा मरहला डिसाइड करेगा कि बिहार में 10 तारीख को कौन सी पार्टी या कौन अलायंस को मेजॉरिटी मिलता है, बहुमत मिलता है, या कौन पार्टी हुकूमत बनाती है। तीसरे मरहले का इंतखाब इसलिए भी अहम है कि ये इलाके जो है आम तौर पर अक़लियती इलाके भी हैं, और आम तौर पर ऐसे इलाके भी हैं जो सभी किसी न किसी जितने भी अलायंस है, चाहे वो एनडीए हो, अजीम इत्तेहाद हो, पीडीए हो, या सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, सब अलायंस के कहीं ना कहीं जो है सीटें हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो उनकी पकड़ जो है, कोसी में देखें तो पप्पी यादव की पकड़ है, असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम को लेकर जो है सीमांचल में वो अपनी ज़मीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जो है चंपारण के इलाकों में अच्छा होल्ड रखती है, मिथिलांचल के इलाकों में आरजेडी का होल्ड है। तो ये कहा जा सकता है कि सब अजीम इत्तेहाद, एनडीए और दूसरी जो भी इत्तेहाद हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है इन सीटों पर ये तय करेगा, ये सीटें आज की तय करेगी, आज का इंतखाब तय करेगा कि उनका मुकद्दर कैसा होगा, और आगे की सियासी लाहे अमल बिहार की किस तरह से होगी, और सियासी पार्टियों का मुकद्दर कैसा होगा। लेकिन ये भी साफ है कि
कि चाहे वो मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, चंपारण हो या कोसी हो, ये बात भी साफ है कि वोटर्स जो आए हैं पोलिंग बूथों पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने, वो ज़रूर ये सोच कर आए हैं कि वो बदलाव की बात करने जा रहे हैं, बदलाव सेहत की, बदलाव रोजगार की और बदलाव उनकी माली हालत को बदलने की। इसलिए भी कि जो बड़ी तादाद में मजदूर जो बाहर से बिहार आए हैं, उन मजदूरों का ताल्लुक जो है इसी मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल और चंपारण के इलाकों से है। इन इलाकों में बड़ी तादाद में लोग या तो खेती पर मुनहसिर करते हैं या फिर वो पलायन कर जाते हैं और दूसरे शहरों में जाकर रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहरों में का रुख करते हैं और वहाँ जाकर काम करते हैं। अब यहाँ जो नौजवान तबका है, जो बुजुर्ग तबका है ख़ास तौर से, वो ये कह रहा है कि हमारे घर के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए वो बाहर क्यों जाएं? अगर बिहार में रोजगार हुकूमत कायम कर देती है या सियासी पार्टियों ने जो दावे किए हैं उस दावे पर सियासी पार्टियां अमल करती हैं, तो बिहार में रखकर ही 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम अगर उसे हो जाता है तो फिर बाहर वो क्यों जाएंगे? तो ये तमाम सवाल हैं लोगों के मन में, लोगों के जहन में। वहीं एक ख़ास बात ये भी देखा गया कि मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर ख़वातीन की भी ज़बरदस्त शिरकत नज़र आई। अजीम जमहूरियत की इस अजीम त्यौहार में ख़वातीन ने भी पूरी तरीके से शिरकत किया है और ख़वातीन के भी अपने मुतालबात हैं, वो भी जो है तरक्की की बात कर रही हैं और तरक्याती कामों पर इंडिविजुअल फ़ैसला करके वो पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं। अब तक बिहार में या तो जात पात के ऊपर सियासत होती रही है या फिर ख़वातीन जो है घर के दूसरे लोगों के इशारे पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि वो खुद फैसला कर रही हैं और तरक्की की बात कर रही हैं और उस मुद्दे पर इंतखाब करने की बात कर रही हैं। मिथिलांचल में चूँकि हम लोग अभी मौजूद हैं, दरभंगा में मौजूद हैं, दरभंगा में आप देखें तो या तो दरभंगा खुद असेंबली हल्का में बीजेपी के उम्मीदवार मतलब एनडीए और अजीम इत्तेहाद में सीधा मुकाबला है। वहीं बगल में केवटी असेंबली हल्का है जो दरभंगा का हिस्सा है, वहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी कदावर लीडर हैं आरजेडी के, उनकी किस्मत का फैसला होना है। अजीम इत्तेहाद और एनडीए के साथ सीधा मुकाबला है। ख़ास बात यह भी है कि चाहे वो एनडीए हो या अजीम इत्तेहाद हो, ये तमाम पार्टियां सिर्फ एक मुद्दे पर आज लोगों से बात कर रही हैं और वो मुद्दा है रोजगार का और वो मुद्दा है तरक्की का। हर पार्टी की ज़बान पर रोजगार और तरक्की का दावा है। ऐसे में ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि बिहार के असेंबली इंतखाब में, मौजूदा असेंबली इंतखाब में तरक्की और रोजगार का मुद्दा जाहिर है बिहार के मुस्तकबिल को तय करेगा, आने वाले वक्त को तय करेगा। खास तौर से ऐसे बिहार में जहां सियासत जात पात के अलावा सोचा भी नहीं जा सकता था, जहां जात पात के अलावा जो है उम्मीदवारों को कोई पार्टी टिकट नहीं देती थी, अब वहां तरक्की और रोजगार का मुद्दे के ऊपर इंतखाब हो, तरक्की और रोजगार के मुद्दे पर वोट देने की अगर बात हो तो ये कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त बिहार के लिए अच्छा होगा। अगर वाकई में तरक्की और रोजगार के सिलसिले में किए गए वादे को सियासी पार्टियां जमीन पर उतार देती है तो ये समझा जा सकता है कि बिहार का आने वाला दिन अच्छा हो सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि 10 तारीख के बाद चाहे जिस पार्टी की हुकूमत बिहार में बनेगी, उस पार्टी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उसके साथ जो है खड़ी रहेगी और वो जिम्मेदारी रहेगी लोगों की उम्मीदों पर उतरना और वो जिम्मेदारी रहेगी रोज़गार लोगों को फराहम करना, लोगों के मसाइल को हल करना। इसलिए भी कि कोरोना की मुद्दत कार में जिस तरह से बिहार के रोज़गार की खस्ताहाली हुई है और बाहर से जो लोग बिहार लौटे हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाया है, वो भी जो है बेरोज़गार बैठे हैं। सैलाब की वजह से किसानों की ज़मीनें और फसलें जो है ख़राब हो गई है, वो भी जो है बेरोज़गार हैं। तो बेरोज़गारी का आलम जो है इस कदर बढ़ा है और उसका फ़ीसद भी इस कदर बढ़ा है कि लोग जो है हुकूमत को न सिर्फ हुकूमत पे भरोसा कर रहे हैं बल्कि हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। तो यही वजह है कि सियासी पार्टियों ने तरक्की का मुद्दा उठाया, रोज़गार का मुद्दा उठाया, तो इस सवाल पर लोग जो है एक तरह से कहें लोगों ने लब्बैक कहा है और लोग जो है वेलकम करते हुए लोग जो है पोलिंग बूथों पर भी आ रहे हैं। बदलाव की बात कर रहे हैं कि सेहत और तालीम के साथ साथ रोज़गार और इन तमाम चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। उसी तरह एक मसला ये भी है तालीम के सिलसिले में, नौजवानों की एक बड़ी आबादी जो है बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में पढ़ने जाती है, दूसरे सूबों में पढ़ने जाती है। वो ये कहते हैं कि बिहार के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है ठीक से, अगर पढ़ाई होगी तो फिर उनको जाना नहीं पड़ेगा। देखिए मुनज्जा, पटना के साइंस कॉलेज में 1990 से पहले 4 दिन क्लास नहीं हुआ था, तो ये मामला जो है बिहार के
असेंबली में उठ गया था, जी। लेकिन आज जो है महीनों वहाँ पढ़ाई नहीं होती है और ये सवाल नहीं बनता है ईमान का, इस पर कोई बहस नहीं होती है। इसका मतलब साफ है कि लोगों की नाराजगी इसलिए नहीं है कि यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, लोगों की नाराजगी इसलिए है कि वहाँ क्लासेस नहीं होता है, वहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। अगर ऐसा इंतजाम किया जाए तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, वो यहीं पढ़ेंगे और यहीं उन्हें रोजगार मिलेगा। तो ये भी एक सवाल है जो लोग जो है अपने सियासी पार्टियों की तरफ देख रहे हैं और अपने उम्मीदवारों की तरफ देख रहे हैं। यही वजह है कि आम से लेकर खास तबका ये कहता है कि उन्हें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो न सिर्फ इलाके की तरक्की के बारे में गौर करे बल्कि उनकी तालीम और सेहत का भी इंतजाम करे। कई सारे सवाल जो है मकामी सतह पर भी उठाए जाते हैं। मकामी सतह पर साफ सफाई का मामला उठाया जाता है। सरकारें कहती है या नुमाइंदा कहता है कि इलाके के डेवलपमेंट के सिलसिले में बड़ी बड़ी बातें कहकर कोई भी नुमाइंदा इंतखाब जीतता है और 5 साल तक जो है लोगों के उस इलाके का, उस हलके की नुमाइंदगी करता है, लेकिन लोगों के बीच में पहुंचते नहीं हैं, लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, लोगों की आवाज़ नहीं सुनते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ होता है। ख़ास बात ये भी है कि बिहार के जिन हलकों में आज इंतखाब हो रहा है 78 असेंबली हलकों में, वो ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं, चाहे चंपारण, कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल, इन इलाकों में जो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो गरीब तबके का है, गरीब लोगों का है, किसानों का है, बेरोज़गारों का है। गरीब तबका भी क्या चाहता है, गरीब तबके की ख्वाहिश क्या होती है जब वो आता है पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए, और जब हम लोग उनसे बात करते हैं कि क्या सोचकर आप आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपकी, तो उनकी ख्वाहिश और उनकी तमन्ना जो है काफ़ी छोटी होती है। और वो तमन्ना होती है कि बस उनके हाथ में 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए और उनके इलाके में थोड़े बहुत तरक्की का काम हो जाए, सड़कें थोड़ी अच्छी हो जाए, बिजली आ जाए, बुनियादी सहूलत ठीक ठाक हो जाए। बस उनकी यही तमन्ना होती है ताकि वो ज़िंदगी के मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें। अगर यही हुकूमत पूरा नहीं कर सके और यही नुमाइंदा पूरा नहीं कर सके तो जाहिर है अपने आप में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर वो लोग जो है किस नुमाइंदा पे भरोसा करेंगे। यही वजह है कि इस बार के इंतखाब में जब तरक्की के मुद्दा सामने आया, जब रोजगार का मामला सामने आया, तो न सिर्फ सियासी पार्टियों ने रोजगार और तरक्की के मुद्दे को उठाया बल्कि लोगों ने भी उसको वेलकम किया और लोगों ने भी उसी मुद्दे पर तमाम चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आए। जी मुनज्जा। बिल्कुल महफूज, जिस तरह से आपने भी कहा कि इस बार जो है रोजगार का मुद्दा सबसे अहम रहा। अगर बात की जाए 2010-2015 इलेक्शंस की, तो इस बार का इलेक्शन उन इलेक्शन से किस तरह से मुख्तलिफ है, क्योंकि जात पात के मामले पर ही सियासत होती आई है बिहार में। इस बार किस तरह से डिफरेंट है पिछले इलेक्शन से? देखिए 2010 के इलेक्शन की बात करें तो 2010 के इंतखाब में सियासी मंजरनामा सूबे का बिल्कुल अलग था और इसी महागठबंधन का हिस्सा जेडीयू थी। और जाहिर है जात पात की जो सियासत है उसमें कहीं ना कहीं उस महागठबंधन में 2010 के महागठबंधन में जिसमें जेडीयू आरजेडी एक साथ मैदान में आई थी, तो ये फेवर करता था लोगों को। और एक तरह से कहें कि जो जात पात का कम्बिनेशन है वो कम्बिनेशन कहीं ना कहीं महागठबंधन को पूरी तरीके से फेवर करता था और महागठबंधन को ही सपोर्ट किया, इसीलिए महागठबंधन बड़ी तादाद में कामयाब होकर आई। इसके अलावा अगर आप कहें कि 2005 या साबका जो भी बिहार के इंतखाबात होते रहे हैं, हर इंतखाब में जात पात का मुद्दा रहता है, साथ साथ तरक्की का भी मुद्दा रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी इंतखाब में सियासी पार्टियां या नुमाइंदा तरक्की की बात नहीं करती हैं। हर पार्टी जो है अपने इलाके की बात हर पार्टी जो है अपनी पार्टी की तरफ वोटरों को रागिब करने के लिए मकामी मुद्दों को तरजीह देती हैं और ये ऐलान करती हैं कि वो इलाके को डेवलपमेंट करेंगे, चाहे वो बुनियादी सवाल जो भी रहें उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हुकूमत साजी के बाद में, हुकूमत बनाने के बाद में आमतौर पर लोग उन मुद्दों को भूल जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, जात पात के कम्बिनेशन पे ही उनके अलायंस को या उनकी पार्टी को वोट पड़ा है। यही वजह है कि वो तरक्याती काम जो ज़मीन पर उतरना चाहिए उनके वादों और दावों के मुताबिक वो उतर नहीं पाता है। यही वजह है कि इस बार का इंतखाब इसलिए भी डिफरेंट है कि इस बार इंतखाबी मुद्दा जो है सबसे, अगर कोई बड़ा मुद्दा है जो सब मुद्दों पे हावी है, वो मुद्दा जो है रोजगार का मुद्दा है और वो मुद्दा तरक्की का है। अगर इस बार भी 10 तारीख के बाद जो पार्टी हुकूमत में आती है बिहार में, अगर वो इन मुद्दों पे गौर नहीं करेगी तो ये बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए हैरानकुन मरहला होगा कि वो अगर तरक्की और तरक्याती मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दे पर बात कर वोट दिया है तो वो जरूर चाहेंगे कि जो भी पार्टी की हुकूमत बने वो इस सवाल को जरूर हल करे। इसलिए भी कि वो इसी मुद्दे पर वोट भी दे रहे हैं तो
उम्मीदें जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है लोगों की बढ़ जाएगी जो नई हुकूमत बनेगी उससे, और नई हुकूमत के लिए ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होगी उसकी कि तमाम बुनियादी कामों के अलावा जो सबसे ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत होगी, जो सबसे ज़्यादा जिस बात को एजेंडे में रखने की ज़रूरत होगी वो बात होगी कि रोज़गार कैसे हम लोगों को फराहम करा सकें। इसके अलावा लोगों को कैसे खुद कफील बनाएं। रोजगार का ताल्लुक ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी में लोग जाना चाहते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें खुद कफील बनाने के सिलसिले में हुकूमत काम करे। हालांकि हुकूमत की स्कीम है, हुकूमत की कई मंसूबे ऐसे हैं जिसमें खुद कफील बनाने के सिलसिले में कर्ज देने की। जी महफूज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? होता है कि जी आपकी आवाज आ रही है? जी महफूज, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। में देख रहे हैं वो चाहते हैं कि वो खुद कफील बनाने के सिलसिले में भी हुकूमत उनके लिए काम करे, और हुकूमत की जानिब से कई सारी ऐसी स्कीमें हैं। बिल्कुल महफूज यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि खवातीन जो है वो भी काफ़ी तादाद में जो है वोट डाल रहे हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि 2010 और 2015 में औरतों का जो वोटर टर्नआउट था वो काफ़ी बेहतर था मेन वोटर टर्नआउट से, लेकिन इस बार के पहले 2 फेजेस में हमने देखा कि वो काफ़ी कम हो गया था। मर्दों के वोटर टर्नआउट से खवातीन का वोटर टर्नआउट जो है वो कम था इस बार। क्या वजह है इसकी? देखिए, जानकार इसको कोरोना से जोड़कर देखते हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना की मुद्दत कार में इंतखाब हो रहा है, तो ये काफ़ी मुमकिन है कि कोरोना की वजह से लोग जो है नहीं पहुंच पा रहे हों, लेकिन कई हलके ऐसे हैं जहां खवातीन पहुंची हैं बड़ी तादाद में। हालांकि ये भी कहा जा रहा है जानकारों की जानिब से कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक स्कीम चलाई थी, साइकिल योजना और पोशाक योजना, और जाहिर है शुरुआती दौर में, और उस स्कीम ने बच्चियों को वोट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन के सिलसिले में एक हुकूमत अगर बेदार करती है तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। और खवातीन बिहार में खास तौर से अब वो भी चाहती हैं कि वो जो है खुद कफील हों, तालीम याफ्ता हो रही हैं, तो उनके अपने अलग सोच हैं, अपनी आइडियोलॉजी है, वो खुद भी सोचती हैं कि क्या हमारे लिए गलत है और क्या इलाके के लिए सही है, कौन सियासी नुमाइंदा इलाके को बेहतर कर सकता है और किस पर भरोसा किया जाए, कर सकता है और किस पर भरोसा किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है, ये भी एक बदलाव है बिहार की खवातीन के लिए, कि बिहार की खवातीन, हम ये नहीं कहते कि 100% इसी तरह से खवातीन सोच रही हैं, लेकिन उसमें जो है एक अच्छा इजाफा हुआ है कि वो इंडिविजुअली जो है वो फैसला कर रही हैं कि हमारे लिए कौन बेहतर नुमाइंदा होगा और हमारे लिए कौन बेहतर पार्टी होगा जो इस इलाके के लिए काम करेगा। जी बिल्कुल महफूज, बावजूद इसके कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, या यूं कहे कि ना के बराबर है, फिर भी जो औरतें हैं वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल भरपूर कर रही हैं। आप बने रहिए महफूज हमारे साथ। नाजरीन, बिहार की सियासत और इलेक्शंस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।